पहले के वीडियो में हम साइंस 1 का चैप्टर फर्स्ट ग्रेविटेशन ये स्टार्ट किए थे और उसमें हम जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में हम मालूमात हासिल किए थे। वी स्टडीड अबाउट सम बेसिक थिंग्स, दैट इज व्हाट इज ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन, एंड लास्ट वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसके साथ ही साथ बहुत ही एक अहम चीज़ हम उसमें पढ़े थे अबाउट केपलर्स लॉज, जो बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। केपलर्स लॉ के बारे में, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकेंड लॉ एंड केपलर्स थर्ड लॉ। तो उसके आगे आज हम जो है शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले माई सेल्फ इज जुल्फिकार नदाफ एंड आई वेलकम यू टू दिस वीडियो। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप देख रहे हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये नो डाउट ये जो है क्रेडिट न्यूटन को जाता है, लेकिन न्यूटन इस लॉ को पेश करने में न्यूटन के साथ और दूसरे साइंटिस्ट भी इसमें जो है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन दिया है। फॉर एग्जाम्पल गैलीलो, टाइको ब्राहे और अभी रिसेंट जो है जोहान केपलर, इन्होंने जो डाटा तैयार किया था प्लैनेट्स के ताल्लुक से, उनका रिवोल्यूशन के ताल्लुक से और उनका जो है टाइम पीरियड वगैरह, तो वो सब जो है न्यूटन उस डाटा को इस्तेमाल करके ये एक नया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने शुरू किया है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, एवरी object in the universe attracts every other object with a definite force। जो भी यूनिवर्स के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, बॉडीज है, वो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कितना है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। इसको पहले हम शुरू करने से पहले आई विल ड्रॉ डायग्राम। यहां पर सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, हम इसको ए नाम देंगे। अब यहां पर दूसरा एक बॉडी है, हम इसको बी नाम देते हैं। द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज m1 एंड द मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज m2। अब यहां पर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट दैट इज कैलकुलेटेड मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज इज सपोज d। ये जो डिस्टेंस है ये जो है d है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, व्हाट न्यूटन सेज, every object in the universe attracts every other object with a definite force। अब ये जो बॉडी A है, ये इसको एक फोर्स जो है फील होगा, एक फोर्स पुल करेगा। कौन है? बॉडी B attracts बॉडी A with a force F and at the same time body A pulls body B with the force F। अब यहां पर जो फोर्स है, ये फोर्स किस तरह से कितना होता है, तो यहां पर न्यूटन ने बताया है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यहां लिखेंगे हम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 and m2 and it is inversely proportional, force is inversely proportional to their square of distance between the two bodies। अब यहां पर देखिए प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर वन क्वांटिटी बढ़ती है तो सेकेंड क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, the second quantity also increases।
दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एक उसका अगर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण लेना है तो आप कह सकते हैं कि आप एग्जाम में जितना आप मेहनत करते हो उसी रेशो से आपको मार्क मिलते हैं। आप ज्यादा मेहनत करो तो आपको ज्यादा मार्क्स आते हैं, आप कम मेहनत करो तो कम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे हम। इसी तरह से अ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब यहां पर जो है अगर हम ये दोनों इसको एक साथ मिलाकर लिखते हैं तो क्या बनेगा, ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ मासेस and inversely proportional to the distance, square of the distance between them. You know very well, अगर हमको ये proportionality constant को हटाना है, इसको हम जो है अगर इक्वल टू में चेंज करते हैं तो हमको एक proportionality constant यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या है वो proportionality constant? It is G. G is the gravitational constant. तो अब यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनल को हटाकर इक्वल टू करता हूं तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G यहां पर आएगा एंड द सेम m1 m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब यहां पर ये जो वैल्यू ऑफ G है, ये वैल्यू ऑफ G इट इज गिवन G इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10 raised to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये जो है उसकी यूनिट है। अब यहां पर तुम देख रहे हैं ये यूनिट किस तरह से आती है, तो आपने को क्या यहां पर G की वैल्यू मालूम करना है। तो चलिए हम G को जो है वन साइड लेते हैं। यहां पर आप देखिए G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर इज इक्वल टू f। अब मैं क्या करता हूं, G को इधर रखता हूं, बाकी सब जो है इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे हम। देयरफॉर G इज इक्वल टू f, ये डिनोमिनेटर में है, ये यहां पर जाने के बाद होगा इनटू d स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब आप जानते हैं कि फोर्स की जो यूनिट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? इट इज न्यूटन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? इट इज मीटर। एंड हियर डिस्टेंस स्क्वायर इज देयर, दैट इज व्हाई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन मास m1 m2 kg into kg, that will be न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये जो है उसकी इस तरह से यूनिट यहां पर आती है। अब यहां पर ये जो G है इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा गया है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि ये G में जो है ये अगर ये कांस्टेंट है और हम ये फोर्स देखते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। अगर मास बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ेगा। इसी है, एक तरफ जो है मास बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ेगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है तो उसका फोर्स कम होगा। ये जो है आप जानते हैं मैग्नेट का भी जो है, आप एक एग्जाम्पल, क्लासिकल एग्जाम्पल फ्रॉम योर प्राइमरी लेवल यू आर स्टडीइंग कि मैग्नेट हम जो है किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के करीब लाते हैं तो अट्रैक्शन होता है। सपोज ये मैग्नेट यहाँ है और कहीं दूर जो है उसका मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो अट्रैक्शन होगा क्या? नहीं होगा। वो जो है डिस्टेंस की वजह से उसमें अट्रैक्शन कम होता है। यहां पर जो है इस तरह से मास, प्रोडक्ट ऑफ मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी को जो है आगे चलकर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा गया है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं।
आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ए प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन हैविंग मास m. m is the mass of the planet and the distance of planet from the sun is r. So it is r is the radius. The distance between sun and the planet is r, and this planet is moving or orbiting with the speed v. According to centripetal force, we know the formula F is equal to mv square upon r. ये फॉर्मूला आप इससे पहले जो है नहीं पढ़ चुके हैं, ये फर्स्ट टाइम आपको नया आया है, डायरेक्ट आपको आया है, इसलिए ये कैसे आया क्या आया आप 11th 12th क्लास में इसको जो है समझेंगे जानेंगे, उस वक्त आप डिटेल देख लो। लेकिन फिलहाल आपको मेमोराइज करना पड़ेगा सेंट्रिपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब यहां पर आप जानते हैं ये मास जो है ये कांस्टेंट है, मास ऑफ द प्लैनेट इट इज कांस्टेंट। r ये डिस्टेंस भी जो है उसका सन से प्लैनेट का है। v क्या है? तो v जो है ये स्पीड ऑफ द प्लैनेट। अब स्पीड क्या होती है आपको मालूम है, स्पीड ऑफ द प्लैनेट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या कवर हो रहा है यहां पर, ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्या होता है ये डिस्टेंस, एक टाइम पीरियड के अंदर ये जो है इतना सरकमफ्रेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब वी नो वेरी वेल इट इज 2 पाई r एंड द टाइम पीरियड इज t। अब यहां पर जो है स्पीड इज इक्वल टू v, ये वैल्यू हम जो है इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप करते हैं। अब यहां पर देखिए, therefore f is equal to m upon r into 2 pi r upon t ब्रैकेट स्क्वायर। यहां पर इसका जो है v स्क्वायर है, दैट इज वाई वी पुट हियर ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट को हम खोलेंगे, m अपॉन r इंटू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t। अब तुम देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, मैं क्या करता हूं यहां पर 1 अपॉन r, m को मैं उस तरफ ले लेता हूं, इंटू 4 m पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन, सॉरी यहां पर जो है t स्क्वायर आना चाहिए था, ये रह गया सॉरी, तो अब यहां पर हम जो है t स्क्वायर यहां पर डालेंगे। अब आप जानते हैं कि r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, फ्रॉम Kepler's third law we know very well what is Kepler's third law. Kepler's third law, according to Kepler's third law, the square of time period is directly proportional to the cube of the distance between planet and the sun. अब इसको अगर हम देखेंगे, therefore t square is equal to k r cube, therefore t square upon r cube is equal to k, ये जो है कांस्टेंट है। अब यहां पर तुम देख रहे हैं r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, हम एक काम करेंगे r क्यूब इसको बनाएंगे। अब r क्यूब बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय r, वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ r। क्या आएगा फिर ये, देयरफॉर ये r ऐसे ही रखूंगा मैं, 1 अपॉन r इंटू 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर इंटू r अपॉन t स्क्वायर इंटू r। अब क्या होगा, ये r और ये r दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 अपॉन r स्क्वायर इंटू 4m पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन t स्क्वायर। अब जानते हैं यहां पर जो है ये वैल्यू t स्क्वायर अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो है ये वैल्यू मैं यहां पर अगर इस जगह पर डालता हूं तो ये आएगा हमको इज इक्वल टू 1 अपॉन r स्क्वायर इंटू
4m पाई स्क्वायर, सॉरी यहां पर रह गया था, पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर के। अब आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, यहां पर 4 इट इज कांस्टेंट, m मास इज कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट, पाई की वैल्यू ये भी कांस्टेंट है, t टाइम पीरियड ये भी कांस्टेंट है, k फ्रॉम न्यूटन केपलर्स थर्ड लॉ इट इज कांस्टेंट। तो ये वैल्यू को जो है हम अगर कांस्टेंट रखेंगे तो देयरफॉर वी कैन से दैट f इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें जो है मेन यहाँ पर जो इक्वेशन है, जो एज्यूम किया था न्यूटन ने कि ये जो है किस तरह से स्क्वायर, द न्यूटन एज्यूम इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, इस तरह से उसने केपलर्स का लॉ इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर जो है ऑफ द डिस्टेंस उसने इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एज्यूम किया था। तो यहां पर जो है आगे दिया हुआ है यहां पर किताब में, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन द अदर फोर्सेस इन नेचर। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स वीकर है नेचर के अंदर, इसीलिए तो जो है उसमें अट्रैक्शन है, पर उतना अट्रैक्शन नहीं है कि वो एक दूसरे से चिपक जाए। ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर, लेकिन ये इतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स होने के बावजूद जो पूरा यूनिवर्स है, जो स्टार्स है, ये अपने फ्यूचर को कंट्रोल करता है, क्योंकि जो प्लैनेट्स है, जो स्टार्स है, ये बहुत बिग इनका मास होता है और डिस्टेंस भी उनका ज्यादा होता है। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होता तो उनमें कोलिजन हो सकता था, वो चिपक जा सकते थे। तो इसके लिए इतना जो है इसमें अट्रैक्शन है, उनका मास ज्यादा रहने से फिर भी उनमें अट्रैक्शन देखा जाता है। बिकॉज ऑफ द ह्यूज मासेस ऑफ प्लैनेट, स्टार्स एंड द other constituents of the universe. With this we finished. It is also known as the inverse square law of gravitation. तो यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स से हम जो है शुरू करके क्या किया हमने इसके अंदर, यहाँ पर तुम देखो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम इसमें डाल दिया, इसमें स्पीड के वैल्यू v की वैल्यू हम इसमें पुटअप कर दिए। अब इसको जो है v की वैल्यू पुटअप करने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई करते गए, केपलर्स के थर्ड लॉ के मुताबिक हम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर डालते हैं, तो हमें आखिर में जो है 1 अपॉन R2 आता है। इट इज नथिंग बट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके स्टूडेंट्स, इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 6 इट इज गिवन हाई एंड लो टाइड्स। तो अब हम देखेंगे कि हाई टाइड और लो टाइड किस तरह से आते हैं। जो लोग समंदर के किनारे सीशोर पर रहते हैं उनको पता है कि दिन में जो है 2 मरतबा समंदर का पानी ऊपर की तरफ जो है बढ़ जाता है, जिसे हम हाई टाइड कहते हैं, और कभी कभी जो है पानी नीचे डाउन चला जाता है। ये किस वजह से होता है? ये बहुत ही जो है एक ग्रेविटेशन का जो कंसेप्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। फर्ज करो, सपोज दिस इज अर्थ, अब यहां पर जो है ये अर्थ है, यू नो वेरी वेल कि पानी यहां पर जो है अर्थ पर पानी पाया जाता है, वाटर इज देयर। जब मून जो है अर्थ के करीब आता है, मून जब अर्थ से करीब आता है, तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, the water of the earth that get pulled towards the moon due to gravitational force of the moon। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का जो पानी है ये थोड़ा सा आगे की तरफ जो है चला जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये हाई टाइड, वाटर लेवल के इंक्रीज होने की वजह से हाई टाइड जो है वहां पर देखने में आता है। At the same time, where high tide is there, इसके 90 डिग्री एंगल पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ का जो वाटर है, ये वाटर हाई टाइड किस लिए होता है, तो ये पानी जो है आगे की तरफ पुल होता जाता है, आगे की तरफ जाते रहता है, पानी पूरा आगे की तरफ जा रहा है, ये आगे की तरफ मूव करता है।
आगे की तरफ मूव करने से यहाँ पर हाई टाइड नजर आता है, और ये आगे जाने की वजह से यहाँ इस लेवल पर एट द 90 डिग्री फ्रॉम द हाई टाइड हियर इट इज लो टाइड, ये जो है लो टाइड देखने में आता है। तो यहाँ पर मून की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से द वाटर गेट पुल्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड ड्यू टू दैट पुल वाटर is maximum, the level of water increases and this is known as high tide। अब यहाँ पर ज्यादा पानी फ्लो होने की वजह से 90 डिग्री पर वाटर लेवल जो है कम हो जाता है, जिसे हम लो टाइड कहते हैं। तो ये जो है पेज नंबर 6 पर ये दिया गया था। अब उसके बाद हम देखेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। Earth's gravitational force। स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, आपको पता है कि अगर मैं ये चौक ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो ये चौक ऊपर की तरफ जाएगा, और जाते जाते सर्टेन हाइट पर पहुंचकर वहां पर फॉर सम सेकेंड्स और फ्यू सेकेंड्स वो जो है रुक जाता है। अगेन दैट चॉक बिकम बैक टू द अर्थ। ये ऐसे क्यों होता है? आप इसको फेंकेंगे तो ये जो है ऊपर ही चला जाता है, आप फेंको ऊपर चला जाता है, लेकिन देखिए फिर ये जो है नीचे की तरफ आ जाता है। तो ऊपर जाकर फिर नीचे की तरफ वो किस तरह से आता है, ये हम यहाँ पर आज देखेंगे। अब हम ये जो है फर्ज करो ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पर अर्थ है और ये सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहां से जो है इसको ऊपर की तरफ उछाला जाता है, तो इसके अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी होती है दैट वेलोसिटी इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। जो सेंटर सीकिंग होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होती है, हम अगेंस्ट द ग्रेविटी इस स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो करते जाते हैं। जैसे ही हम यहां से थ्रो करते हैं तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर ज्यादा होती है, उसके बाद थोड़ा सा कम हो जाती है, और कम होकर एक ऐसी सिचुएशन, एक पोजीशन आ जाती है जहां पर वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 हो जाती है। अब यहाँ वेलोसिटी 0 होने के बाद ये यहाँ पर रुक जाता है, बट according to the gravitational force of the earth it starts pulling back towards the center of the earth। that is why again ये जो gravitational pull है that is continue, तो उसकी वजह से velocity खत्म यहाँ पर होने के बाद again that body starts to come down vertically downwards towards the center of the earth। तो इस तरह से जो है whatever अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है एवरी ऑब्जेक्ट पर वो जो है सरफेस पर एक्ट होती है। दिस इज कॉल्ड एज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। You know very well whatever objects or bodies which are on the earth surface or near the earth surface, they get attracted due to the gravitational force of the earth। According to Newton's second law of motion, a force acting on a body results in its acceleration। This is called as acceleration due to gravity। As you know that, हम जानते हैं कि जमीन जो है, अर्थ जो है, हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पुल करती है, एंड ड्यू टू दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन द बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड gravity is denoted by a letter small g, and this gravity is a vector quantity। Vector quantity, the quantities which require magnitude as well as direction are called as vector quantities। Now how this gravitational force or earth's gravitational force, this gravity is vector quantity? For that
you see this example or this diagram. If suppose this is our earth and this is the center of earth, and on the surface of the earth there is a one object. Now suppose object is here, object is here, then earth starts pulling this object towards the center of the earth. The direction of force on this body is towards the center of the earth. Therefore, the earth center seeking force is there. That is why it is a vector quantity. Now, we will proceed. Value of G on the surface area. Value of G on the surface of the earth. We can calculate the value of G by using Newton's second law of motion. हम जो है वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या कहता है, अगर कोई बॉडी है ऑन अर्थ सरफेस, अगर कोई बॉडी है यहाँ पर है, ये बॉडी है और ये बॉडी जो है ऑन द अर्थ सरफेस इट इज देयर विल बी पुल. तो कितना ग्रेविटी होगा हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग Newton's universal law of gravitation. That is F is equal to Gm upon R square. Okay. Now we know that force is equal to mass into acceleration. But in this case, the acceleration is due to gravity. Now we will put, instead of A, we will put here force is equal to mass into gravity. Now this force F will be always equal to this force. The value of force must be equal. Now putting the value of forces, that is mg is equal to Gm upon R square. This m will cancel, ये m cancel हो जाएगा. Therefore, G is equal to Gm upon R square. This is nothing but the formula for gravity. अब यहाँ पर तुम देख रहे हैं ये R जो है, ये R यहाँ पर ये R है. The distance of object from the center of the earth is R. But we know that the center of the earth and the surface, this is also the earth, the radius of the earth. So we will put the value small r, instead of small r we put capital R. Therefore G is equal to Gm upon R square. Okay, now you know the value of G. What is the value of G? Therefore, G is equal to the gravitational constant. The value of gravitational constant is 6.673 into 10 raised to minus 11. And what is the value of mass? Mass of the earth. What is the mass of the earth? It is 6 into 10 raised to 24 upon the radius of earth is 6.4 into 10 raised to 6, the whole bracket is square. R square is there, therefore whole bracket is square. If you simplify these values, then the value of G will become 9.77
meter per second square. The value of g on the surface of the earth will be 9.77 meter per second. In this formula you can see, आप इसमें देख सकते हो कि कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ. यहाँ पर ऑब्जेक्ट का, बॉडी का कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि जब सरफेस हम अर्थ पर कहीं भी जो है सरफेस पर आप जाएंगे तो सब जगह g की वैल्यू 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही जो है कांस्टेंट वैल्यू रहेगी. सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप हियर एंड in upcoming video I will take another subunits from the topics, that is variation in the value of g, mass and weight, and free fall, gravitational potential energy, and escape velocity, and last the numericals of this topic will be taken in upcoming videos. Thank you.